नमस्कार दोस्तों आजादी से लेकर अभी तक भारत में कई राज्यों के अंदर आपने कम्युनल वायलेंस देखे होंगे, सुने होंगे। और बड़ी दुख की बात है कि ज्यादातर वायलेंस में देखने को मिलता है कि जो सत्ता दल है, जो रूलिंग पार्टी है और जो पुलिस है, उनकी बड़े स्तर पर मिलीभगत होती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। अभी लेटेस्ट इस साल आपने देखा होगा, बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़े स्तर पर वायलेंस हुआ था। हिंदूज को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था, उनके जो घर हैं, शॉप्स हैं, जला दिया गया। और इसी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है और इसके अंदर बहुत चौंकाने वाली चीजें बोली गई हैं। आप देख सकते हो खबर, हिंदूज टारगेटेड, लोकल कॉप्स इनएक्टिव एंड एब्सेंट, मुर्शिदाबाद वायलेंस रिपोर्ट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, कौन कौन सी चीजें सामने आई हैं, पुलिस को लेकर क्या बोला गया, एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, किस तरह से चीजें हुई, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 26 मई से हमारा जो नया बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच, ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में, अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल का ये जो मैप है, यहां पर बांग्लादेश के साथ सटा ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये मुर्शिदाबाद, यहां पर मुर्शिदाबाद के कई हिस्से के अंदर बताया जा रहा है कि वायलेंस देखने को मिला। और इसी को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को यहां पर 3 मेंबर्स का पैनल बनाया था और इनको बोला गया था कि जो भी ये कम्युनल वायलेंस हुआ है, इसको लेकर आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें सामने आई हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बेसिकली जो होती है, वो यहां पर बनाई गई थी। और जिस तरह के डिस्टर्बिंग इनसाइट सामने आए हैं, काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स में साफ साफ बोला गया है कि हिंदू कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। पुलिस एब्सेंट थी, पुलिस देख रही थी, समझ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही थी। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल थे। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैं आपको बता रहा था ना, कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है। आपको याद होगा, रिसेंटली भारत सरकार ने यहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया था और इसी को लेकर देश के कुछ जगहों पर आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसकी वजह से पूरा वायलेंस देखने को मिला। 10 से 12 अप्रैल के बीच में बताया जा रहा है कि पूरा वायलेंस हुआ था। स्पेसिफिकली ये वायलेंस स्टार्ट कैसे होता है, मुर्शिदाबाद के अंदर यहां पर आता है शमशेरगंज पुलिस स्टेशन, उसके अंदर में आता है एक गांव, बेटबोना गांव, और वहीं पर से टेंशन स्टार्ट होता है। बताया जा रहा है कि एक हिंदू आदमी और जो उसका बेटा है, उसका मर्डर कर दिया जाता है बाय मुस्लिम नेबर्स। एक लैंड को लेकर, वक्फ क्लेम को लेकर जो है डिस्प्यूट उठा और इसी की वजह से यहां पर मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये बहुत बड़ा वायलेंस में टर्न हो जाता है। तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है। और जैसा मैंने आपको बताया, 17 अप्रैल को यहां पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसका गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट सामने आई। और इस रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले हिंदूज को जो टारगेट किया गया, उसके बारे में बताया गया। इसके अंदर बोला गया, अकेले सोच के देखिए, जो बेटबोना जो जगह है, वहीं पर अकेले कम से कम 113 से ज्यादा हिंदू घरों को जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये तो एक पर्टिकुलर जगह की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जगहों पर कितने घर और जगहों को जलाया गया होगा, उसकी काउंटिंग भी सामने नहीं आई है। फिर इसके अलावा बोला गया कि जो हिंदूज के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, जो उनके आइडल्स हैं, मूर्ति हैं, उसको जला दिया गया, उसको एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर इसके साथ साथ जो कई सारे शॉप्स हैं हिंदूज के द्वारा ओन किए जाते थे, स्पेसिफिकली घोषपारा और उसके आसपास के मार्केट में, उसको लूटा गया और वहां पर भी आग लगा दी गई। फिर यहां पर जो अफेक्टेड लोग थे, उनको सिंगल आउट किया गया बिकॉज ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। स्पेसिफिकली रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से उनको टारगेट किया गया है, इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया। फिर दूसरा, यहां पर पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है, सॉरी पुलिस तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है। आपको पता है इस समय वेस्ट बंगाल में टीएमसी पावर में है, तो टीएमसी के यहां पर एक काउंसलर है महबूब आलम, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। बताया जा रहा है कि इसी ने यहां पर पूरा जो मॉब है उसको लीड किया था, उसको ले गया था ताकि इस तरह का हिंसा फैलाया जा सके। फिर इसके अलावा एक और इंडिविजुअल है अमीरुल इस्लाम, उसके ऊपर भी आरोप है कि उसने यहाँ पर जो मॉब है उसको डायरेक्ट किया कि बाकी के जो हिंदू प्रॉपर्टी हैं उसको जला दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। फिर इसके साथ साथ आरोप एक टीएमसी के एमएलए के ऊपर भी आ रहा है कि वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया ताकि इसको रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपको बड़े स्तर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा जहां तक पुलिस का सवाल है, तो देखिए विलेजर्स ने बार बार, जो गांव थे
जहां पर ये आगजनी हो रही थी, उन्होंने बार बार पुलिस स्टेशन में कॉल किया, बताया। और आपको पता है जहां पर यह हिंसा हो रही थी उससे हार्डली 300 मीटर दूर ही ये पुलिस स्टेशन था, लेकिन पुलिस से कोई भी हेल्प नहीं आई। साथ ही साथ पुलिस ने यहां पर एक प्रकार से उसको इनएक्टिव, पुलिस को इनएक्टिव या फिर एब्सेंट डिक्लेयर किया गया है कि यहां पर जो मॉब है, जो पूरी की पूरी भीड़ है, वो कई घंटे तक इस तरह की हिंसा करती रही और पुलिस वहां से एब्सेंट थी। रिपोर्ट का सजेशन यह है कि यह जानबूझकर किया गया, नेग्लेक्ट किया गया जानबूझकर, ताकि इस तरह की हिंसा होने दिया जाए। तो एक तो ये चीज है। फिर जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, क्योंकि इस तरह की जब भी हिंसा होती है कई सारे जो घर हैं वो बिखर जाते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि मॉल टाइप का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, हिंदू ओनर था उसका, उसी की वजह से उस पूरे मॉल को लूटा गया और उसको वेंडलाइज किया गया। करीब 29 शॉप्स उस कमर्शियल बेल्ट में डिस्ट्रॉय हुए, जिसकी वजह से हिंदू ट्रेडर्स की जो रोजी रोटी है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको अपने घर छोड़कर आसपास के गांव में जाना पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि फ्रेश अटैक हो सकता है। फिर यहां पर जो रिलीफ मेजर्स भेजा गया था सरकार के द्वारा बहुत कम था, जो रिहैबिलिटेशन है उसमें बहुत डिले किया गया, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। देखिए इसका पॉलिटिकल और लीगल रिपरकशन क्या हुआ है। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस रिपोर्ट के आने की वजह से जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने यहां पर ऑर्डर किया कि जो डिप्लॉयमेंट हुआ है सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का, इसको रहने दिया जाए सेंसिटिव एरियाज में। जो मुर्शिदाबाद के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां पर उसको कंटिन्यू किया जाए, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट। फिर इसके अलावा यहां पर फॉलो अप प्रोब के लिए भी बोला गया है। जो पुलिस का फेलियर हुआ है, पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी हुई है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, देखिए ममता बनर्जी की जो सरकार है उनका कहना था, इनफैक्ट ममता बनर्जी खुद 6 मई को वहां पर गई थी उस पर्टिकुलर एरिया में, और उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया और साथ ही साथ कहा कि कंपनसेशन दिया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जो सरकार है वो कम्युनल मोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करने में फेल रही, नाकाम रही। और टीएमसी ने अभी तक कंफर्म भी नहीं किया सरकार ने कि वो अपने पार्टी के जो लीडर्स हैं जिनका नाम सामने आया है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, इस तरह की भी अभी तक कोई भी चीजें नहीं बोली गई हैं। लेकिन ओवरऑल इसका लार्जर इंप्लीकेशन क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है। सबसे पहले तो चीज क्या है ना कि उस एरिया में, स्पेशली मुर्शिदाबाद में, जो हिंदू मुस्लिम टेंशन है, जो डिवाइड है, वो और ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका असर वेस्ट बंगाल के बाहर में भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा रिपोर्ट में यह बोला गया है कि जो लोकसभा इलेक्शन और जो पंचायत इलेक्शन है उसमें यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ये जो रिपोर्ट है ना वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस तरह के इलेक्शंस के अंदर। अब जहां तक वक्फ एक्ट प्रोटेस्ट का सवाल है, तो देखिए वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया गया था वो अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था। वक्फ का जो लैंड एलोकेशंस होता है उसमें बहुत ज्यादा ओपेकनेस थी, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि मुर्शिदाबाद में और कई एरियाज में जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था इस बिल को लेकर, ताकि इस तरह का जो एंटी हिंदू राइट्स है वो यहां पर कराया जा सके। खैर, इसका जुडिशियल ओवरसाइट ऑन लॉ एंड ऑर्डर मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पर कई सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है रिगार्डिंग स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कि आप सब जानते हैं हमारे संविधान के अंदर जो स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2, उसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के ऊपर आती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो क्वेश्चन रेस करता है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर कहां थी। यहां पर जो प्रशासन था, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो क्यों नहीं इसको प्रिवेंट की, उन्होंने इनफैक्ट यहां पर इसको अलाउ क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका आंसर चाहिए होगा आगे चलकर। फिर इसके अलावा यहां पर जो विक्टिम्स का राइट टू लाइफ और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो कहां जाता है। हम संविधान की तो बात करते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है उसके राइट टू लाइफ का क्या। फिर इसके अलावा जो माइनॉरिटी अपीजमेंट जिस तरह से की जा रही है, पुलिस न्यूट्रलिटी, एक तरह से यहां पर जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको लेकर भी सवाल उठता है कि क्या आप माइनॉरिटी अपीजमेंट के चक्कर में इस तरह के जो एंटी हिंदू राइट्स हैं वो अलाउ कर रहे हो। तो फाइनली देखो कंक्लूजन यहां पर यही है कि जो मुर्शिदाबाद वायलेंस जो रिपोर्ट है वो एक प्रकार से सेक्टेरियन वायलेंस को दिखाता है, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। साथ ही साथ स्टेट इंस्टीट्यूशन साफ साफ फेल हुई हैं ऐसा रिपोर्ट में दिख रहा है। और जो रिपोर्ट है उसमें देखिए 3-4 चीजें बोली गई हैं। सबसे पहला बोला गया है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल पुलिस होना चाहिए, कि लोकल पुलिस की जवाबदेही होनी चाहिए आखिरकार क्यों उन्होंने इस राइट्स को नहीं रोका। फिर जो इंडिपेंडेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन है अगेंस्ट पॉलिटिकल फिगर्स, वो भी होना चाहिए कि किस तरह से पॉलिटिशियंस इसके अंदर शामिल थे। साथ ही साथ जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन है वो प्रोवाइड करना चाहिए विक्टिम्स को। और जहाँ तक वक्फ का सवाल है तो देखो, इसको लेकर ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस मुर्शिदाबाद वॉयलेंस रिपोर्ट के बारे में आज सुबह से काफ़ी चर्चा हो रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूं इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच कमीशन वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट कम्युनल वॉयलेंस इन इंडिया? कौन सा पहला कम्युनल वॉयलेंस को लेकर जो कमीशन बनाया गया था देश के अंदर, वो था कौन सा सबसे पहला था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ।